दक्कन भारत का एक विशाल त्रिकोणीय पठार है जो मध्यकालीन काल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रवेश काफी पहले हुआ था, पर 10वीं शताब्दी में सूफी संतों और अरब व्यापारियों के निरंतर आगमन से इस्लाम का प्रभाव भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से बढ़ने लगा। और जैसे जैसे डेक्कन में मुस्लिम शासन का आगाज हुआ, वैसे वैसे इस्लामीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। लेकिन दक्षिण में पनप रहा यह नरमपंथी इस्लाम दिल्ली सल्तनत के तगड़े राजनीतिक प्रभुत्व के कारण उत्तर के कठोर, नियमित और दृढ़ निश्चय वाला इस्लामी शासन और प्रचार के लंबे टकराव में आ गया। और इस संघर्ष ने एक तेजी से बदलते हुए एक गतिशील वातावरण को जन्म दिया, जिससे डेक्कन में एक नई सामाजिक संस्कृति का उदय हुआ। इस सांस्कृतिक मिश्रण का सबसे उल्लेखनीय परिणाम मराठाओं का उदय था, जो बाद में शिवाजी के नेतृत्व में एकत्रित हो गए। और उन्होंने न केवल समय के साथ अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया और स्थापित किया, बल्कि इस्लामीकरण को धीमा करने और आधुनिक हिंदुस्तान की आधारशिला रखने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी भारत में इस्लाम अंततः 11वीं शताब्दी में विजय और हिंसा के साथ शुरू हुआ, जब कई असफल प्रयासों के बाद अफगानिस्तान के घूर साम्राज्य के मोहम्मद गोरी अंततः बिखरे हुए हिंदू प्रतिरोधों को ध्वस्त कर उत्तरी भारत में प्रवेश करने में कामयाब रहे। इस तरह धीरे धीरे विदेशियों ने यहाँ स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उनके सिपाहसालों ने उत्तर भारत में स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली, जिसके साथ ही उत्तर भारत में मुस्लिम शासन और इस्लाम का विधिवत प्रचार विस्तार की शुरुआत हुई। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग, जिसका मुख्य हिस्सा दक्कन था, अभी भी उनकी पकड़ और पहुंच से बाहर था। उस समय दक्कन 3 शासकों के अधीन था: देवगिरी के जादव, जो मराठा भूमि के शासक थे, वारंगल के काकतीय और कर्नाटक के होयसाला। जादव उत्तर के करीब थे और उत्तर में शक्तिशाली तुर्कों के उदय के प्रति ज्यादा सचेत नहीं थे। 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जो उस समय इलाहाबाद के पास कारा के गवर्नर थे, दक्षिणों में यादवों की अपार समृद्धि के बारे में सुना और देवगिरी पर गुप्त रूप से हमला करने की योजना बनाने लगे। और 1296 में वो 8000 घुड़सवारों के साथ तेजी से देवगिरी पहुंच गए। उस समय देवगिरी भारत का सबसे सुरक्षित किला था, पर राजा रामचंद्र के अधिकांश सैनिक होयसाला सीमाओं पर उनके राजकुमार पुत्र के साथ तैनात थे। इसलिए उन्होंने अपने को किले में बंद कर अलाउद्दीन की घेराबंदी का सामना करने लगे। लेकिन उन्हें इस आक्रमण की कोई अपेक्षा नहीं थी, इसलिए किले में पर्याप्त आपूर्ति का इंतजाम नहीं था। इसी बीच राजकुमार अपने पिता की सहायता के लिए लौट आया, पर अलाउद्दीन ने 20,000 अतिरिक्त घुड़सवार सैनिकों की आने की अफवाह फैलाई, तो राजा ने अपने पुत्र की बात न मानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। और उस समय की परंपरा के अनुसार बदले में एक जादव राजकुमारी प्राप्त करने के अलावा अलाउद्दीन ने गहनों, हीरो और सोने के लंबे अछूते विशाल शाही खजाने को हथिया लिया, जिसे वो कारा ले गए। और वहां खजाना सौंपने के बहाने उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को आमंत्रित किया, उनकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली के सुल्तान बन गए। दिल्ली में व्यवस्थित होने के बाद अलाउद्दीन उत्तरी पश्चिम भारत में मंगोल आक्रमणों के हराने में व्यस्त हो गया। इस बीच राजा रामचंद्र के पुत्र ने उन्हें दिल्ली को नियमित भेंट भेजना बंद करने के लिए मना लिया। इससे खिलजी अवलांचे की शुरुआत हुई, क्योंकि 1308 में अलाउद्दीन गुजरात से लाए गए मशहूर हिजरे और अपने सबसे खूंखार सेनापति और अपने विवादास्पद प्रेमी मालिक कफूर को देवगिरी को सबक सिखाने के लिए भेजा। उसने जादवों को पूरी तरह से हराकर ध्वस्त कर दिया और दक्कन के इस पुराने हिंदू राज्य को दिल्ली सल्तनत का एक नई दक्षिणी प्रांत बना दिया। आगे 1310 में मालिक कफूर ने वारंगल के किले की दीवारों को तोड़कर काकतीय से बहुत सारा इनाम लेकर उसे दिल्ली के अंतर्गत राजा बना दिया, और इस तरह दक्कन में मुस्लिम शासन पारंपरिक रूप में शुरू हो गई। 1320 में हत्याएं और तख्ता पलट की एक श्रृंखला के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना, जिससे नए तुगलक राजवंश की शुरुआत हुई। इस अशांत और अवरोध वाली व्यस्त अवधि ने दक्कन पर दिल्ली की पकड़ को ढीला कर दिया था और वारंगल ने अपने को फिर से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसलिए सुल्तान ने अपने सबसे बड़े बेटे जौना खान, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, को 1321 ईस्वी में वारंगल को लूटने और सबक सिखाने के लिए देवगिरी भेजा गया।
उनका पहला प्रयास विफल रहा, पर 4 महीने के बाद गयासुद्दीन ने बड़ी सेना भेजी। फिर जौना खान ने वारंगल को लूटा और खजाने और कैदियों को दिल्ली ले आए। पर अभी तक तीसरा प्रांत होयसाला अछूता था। पर मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान जब बल्ला तृतीय ने उनके विद्रोहियों को अपने क्षेत्र में शरण दी, तो शाही सेना होयसाला के दरवाजों पर पहुंच गई और अपने दुश्मनों के साथ उनकी राजधानी द्वार समुद्र को भी पूरी तरह से नष्ट कर दी। और अंतिम में होयसाला राजा को 1342 ईस्वी में मारकर दक्कन के अंतिम हिंदू राज्य को समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम शासन नॉर्थ में दिल्ली से दक्षिण तमिल तट पर मदुरै में दूर भारत तक पहुंच गया। मुस्लिम योद्धाओं के आगमन ने दक्कन को चौंका दिया था। युद्ध की भीषण आग में सत्ता की मौजूदा संरचनाएं और पुरानी संस्थाएं नष्ट हो गई। नए लोग द्वारा लाए गए नए डिजाइन अक्षम और विश्वासघाती साबित हुए और इसे संभालना भारी हो गया। कुछ हद तक इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक भी जिम्मेदार थे। दक्कन में भेजे गए प्रत्येक राज्यपाल को विद्रोह करने के लिए बहुत ही आसानी से लुभाया जा सकता था और दूर की भूमि पर बल और आतंक से शासन करना हमेशा संभव नहीं था। इसलिए सुल्तान ने केंद्र में साम्राज्य पर शासन करने के लिए राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करने की एक नई योजना की घोषणा की। 1327 ईस्वी में दुनिया के तत्कालीन प्रमुख शहर दिल्ली, जो उस समय बगदाद जितना बड़ा था, लगभग सभी को देवगिरी में प्रत्यारोपित कर दिया गया, जिसे दौलताबाद का नाम दिया गया। लेकिन एक दशक से भी कम समय मोहम्मद को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने फिर से अपने सामान बांधे और इस बार विपरीत दिशा दिल्ली की ओर जाने के लिए सड़क पर लौट आए। हालांकि कुछ लोगों को इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए वापस रहने के लिए कहा गया, पर सुल्तान ने उस समय बहुत कम कल्पना की थी कि यही अमीर एक दिन साम्राज्य की एकता को तोड़ देंगे और दक्कन में अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। जल्द ही मोहम्मद ने दक्कन में नियंत्रण खो दिया और पुराने खिलजी राजवंश के कई उच्च रईसों ने, जो तुगलक शासकों से नफरत करते थे, यहाँ विद्रोह कर दिया और शाही सेनाओं के खिलाफ निश्चित सैन्य लड़ाई के बाद 3 अगस्त 1347 को हसन गंगू नामक मिश्रित हिंदू मुस्लिम मूल के एक व्यक्ति ने दक्कन को दिल्ली सल्तनत से अलग कर दिया और खुद को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमान शाह के नाम से घोषित कर गुलबर्गा की राजधानी के साथ बहमनी सल्तनत का पहला राजा बन गया। इस प्रकार दक्कन में विशिष्ट पहचान और नए मुस्लिम शासन का एक नया युग शुरू हुआ, जो दिल्ली से बिल्कुल अलग था। बहमनी शासकों ने अपनी आंतरिक प्रतिद्वंदिता और असीम सत्ता संघर्ष के बावजूद हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और स्थानीय दक्कनी और फारसी आप्रवासियों, जिन्हें वेस्टर्नर्स या अफाकिस या गरीब के रूप में जाना जाता था, के बीच बढ़ते आंतरिक असंतोष के बावजूद इनके प्रमुख शासक मोहम्मद शाह, फिरोज शाह और अहमद शाह ने सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विकास को बढ़ावा दिया। हालांकि एक सुधारवादी फारसी रईस महमूद गवान, जिसने पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासनिक सुधार और क्षेत्रीय प्रगति के माध्यम से राज्य को फिर से स्थिर करने का प्रयास किया था, लेकिन 1489 में उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्युदंड से सल्तनत को पूरी तरह अस्थिर कर दिया, जो अंततः 5 स्वतंत्र दक्कन सल्तनतों में विभाजित हो गया। 1490 में अहमदनगर, बीजापुर और बरार और 1492 में बीदर, इसके बाद 1512 में गोलकोंडा। सभी 5 सल्तनतों पर मुसलमानों का शासन था, लेकिन उनके मूल संस्थापक मिश्रित जाति के विभिन्न भू राजनीतिक मूल के थे और विभिन्न इस्लाम के उप आस्था को पालन करते थे। अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाही राजवंश की स्थापना ब्राह्मण मूल के दक्कनी मुसलमान मलिक हसन बहरी ने की थी। बरार सल्तनत की स्थापना एक कन्नड़ हिंदू ब्राह्मण दास द्वारा की गई थी, जिसे एक दक्कनी मुस्लिम के रूप में पाला गया था, जबकि बीदर सल्तनत की स्थापना एक जारजोई दास द्वारा की गई थी और बीजापुर सल्तनत की स्थापना एक विदेशी यूसुफ यादिल शाह द्वारा की गई थी, जो शायद महमूद गवान द्वारा खरीदे गए एक जारजई दास थे। इसी तरह गोलकोंडा सल्तनत के संस्थापक कुली कुतुब शाह फारसी तुर्कमान मूल के व्यक्ति थे। सभी सल्तनतों ने बहमनी सल्तनत के स्वतंत्र उत्तराधिकार राज्य के रूप में वैधता का दावा किया, लेकिन कासिम बरीद के प्रधानमंत्री के दौरान कुछ अवधि के लिए बहमनी सुल्तानों को मान्यता देना जारी रखा गया। समय समय पर ये बहमनी साम्राज्य के क्षेत्रों में भी लड़ते थे और कभी कभी व्यक्तिगत रूप से विजयनगर के शक्तिशाली हिंदू पड़ोसी विजयनगर साम्राज्य के क्रोध का सामना भी करते थे।
अंत में जिसके लिए वो 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में साम्राज्य को हराने और ध्वस्त करने के लिए एक साथ हो गए। इसके कारण विजयनगर की राजनीति का अचानक पतन हुआ और दक्षिण भारतीय राजनीति में भारी परिवर्तन हुआ। इसके अलावा 1574 में बरार में एक तख्ता पलट के बाद अहमदनगर ने इस पर आक्रमण कर इसको जीत लिया। इसके बाद 1619 में बीजापुर द्वारा बीदर का विलय कर लिया गया था। इस प्रकार बीजापुर के आदिल शाह, अहमदनगर के निजाम शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही दक्कनी सल्तनत के लीडर के रूप में उभरे। प्राचीन काल में उत्तरी दक्कन ने ऐतिहासिक रूप से उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण के लिए एक सेतु के रूप में कार्य किया था। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दक्कन में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से बाधित हुआ, जिनके उन्नत युद्ध प्रक्रिया ने तबाही और अधीनता पैदा की। लेकिन एक बार जब उथल पुथल कम हो गई और दिल्ली उत्तराधिकार की अपनी समस्याओं में उलझ गया, तो इस वैकुम के दौरान दक्कन में एक नया शासक वर्ग हुआ, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के कुलीन, विदेशी प्रवासी और स्थानीय हिंदू ब्राह्मण शामिल थे। वे सभी सुन्नी बहुत मुस्लिम उत्तर पर संदेह कर रहे थे और भारतीय उपमहाद्वीप के सुन्नी क्षेत्र के बाहर से पहचान, वैधता और समर्थन की मांग कर रहे थे और सिया फारस और बाद में ओटोमान की ओर रुख करने लगे। क्षेत्रों के मराठी भाषी स्थानीय सरदारों के साथ उन्होंने दक्कन में नए विदेशी, विशेष रूप से सिया प्रभाव की शुरुआत की और विकास का बढ़ावा दिया। इसलिए सुन्नी बहमनी सल्तनतों ने फारसी प्रवासी और विशेष रूप से सिया मुसलमानों को आमंत्रित कर अपने राज्य को मजबूत किया। इस प्रकार फारसी रईसों, विद्वानों, कारीगरों ने सिया धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रभाव को लाया और सिया इस्लाम के लिए इस क्षेत्र में जड़ें जमाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया। सैन्य क्षेत्र में भी उन्होंने स्थानीय मजबूत मराठा सैनिकों के साथ दुर्जय युद्ध मशीन बनाने के लिए अफ्रीका से अबनीशियन दासों को आयात किया, जिन्हें हबशी के नाम से जाना जाता था। बहमनी सल्तनत के विखंडन ने सिया आप्रवासियों को उभरने, फलने फूलने और नेतृत्व करने के नए अवसर प्रदान किए। आदिल शाही राजवंश, जो इसमें सबसे शक्तिशाली था, ने फारसी सलाहकारों और सफाविद ईरान के साथ सांस्कृतिक संबंधों के प्रभाव में सिया इस्लाम को अपने राज धर्म के रूप में अपनाया। हालांकि सुन्नी धर्म के साथ भी थोड़ा उलटफेर हुआ, पर उनमें से अधिकांश सुल्तानों ने सिया धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण दिया, जिसमें मुहर्रम के स्मरणोत्सव और सिया मस्जिदों और मदरसों का निर्माण शामिल था। इसके अलावा शासकों ने इस क्षेत्र में सिया पहचान को मजबूत करते हुए सफाविद पर्सिया से वैधता और समर्थन भी मांगा। फारसी आप्रवासियों और सफाविद के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से प्रभावित होकर गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने भी सिया इस्लाम को अपनाया और राजवंश, फारसी संस्कृति, सिया धर्मशास्त्र और कला का केंद्र बन गए, जिसने गोलकुंडा किला और हैदराबाद में चार मीनार जैसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प दिए। अहमदनगर के निजाम शाही शुरू में सुन्नी थे, पर 16वीं शताब्दी के अंत तक पर्सिया के सफाविद के साथ स्थानीय और विदेशी राजनीतिक गठबंधनों से प्रेरित होकर धीरे धीरे सिया इस्लाम में स्थानांतरित हो गए। दक्कन सल्तनतों ने सांप्रदायिक विभाजनों के बावजूद आमतौर पर धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी, जिसमें सिया इस्लाम को भक्ति आंदोलनों सहित हिंदू धर्म के साथ सुन्नी के सह अस्तित्व को भी अनुमति दी। लेकिन उत्तर में मुगल के रूप में शक्तिशाली शासकों के आगमन ने नागरिक और सैन्य शासन का एक अधिक कुशल और संरचित रूप बनाया और इससे एक नया खतरा उत्पन्न हुआ, जिसने अंततः दक्कन सल्तनत को पूरी तरह मिटा दिया। दक्कन सल्तनत के सिया इस्लाम के प्रति सुन्नी मुगल का विरोध विशुद्ध रूप से धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक विचारों में गहराइयों से निहित था। जबकि सुन्नी और सिया इस्लाम के बीच सांप्रदायिक मतभेदों ने एक भूमिका निभाई, पर मुगलों ने मुख्य रूप से सिया दक्कन सल्तनतों को विरोध इसलिए किया क्योंकि वे न केवल दक्षिण भारतीय में राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, बल्कि प्रमुख समृद्ध संसाधनों, व्यापार मार्गों और रणनीतिक क्षेत्रों को वो नियंत्रित करते थे, जो अंततः दक्षिण भारत में मुगलों के विस्तार में बाधा डालता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सिया शक्ति और मुगलों के प्रतिद्वंदी सफाविद साम्राज्य के साथ दक्कन सल्तनतों के राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों और बाद में ओटोमान के साथ उनके संबंधों को मुगलों द्वारा उनकी क्षेत्रीय अखंडता और प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देखा गया।
विशेष रूप से मध्य एशिया और अफगानिस्तान में सफाविद मुगल प्रतिद्वंदता को देखते हुए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। सम्राट अकबर ने मुगल के दक्षिण अभियानों की शुरुआत की और पहली सल्तनत बराड़ को 1574 में कब्जा कर लिया। फिर प्रमुख रीजेंट चांद बीबी के कड़े प्रतिरोध के बावजूद मुगलों ने 1600 में लंबी घेराबंदी के बाद अहमदनगर पर कब्जा कर लिया और अंत में दौलताबाद पर कब्जा करने के बाद निजाम शाही राजवंश खत्म हो गया। इसके अलावा आंतरिक संघर्ष से कमजोर हुए बीदर पर सम्राट जहांगीर ने 1619 में कब्जा कर लिया और 1686 में औरंगजेब ने अंत में बीजापुर के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, जो बढ़ते आंतरिक मतभेदों और मराठों के साथ संघर्ष में से खुद ही प्रभावित था, जिससे आदिल शाही राजवंश का अंत हो गया। 1687 में एक लंबी घेराबंदी और एक प्रमुख कमांडर द्वारा विश्वासघात करने के बाद मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया, जिससे कुतुब शाही राजवंश का अंत हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों ने दक्कन सल्तनतों को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया और उन्हें अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल कर लिया। और हालांकि मुगल साम्राज्य के इस अधिक विस्तार से उनके संसाधन समाप्त हो गए और स्थानीय प्रतिरोध और स्थानीय शक्तियों जैसे मराठाओं का विकास हुआ, जो अंततः उस क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए मुख्य शक्ति के रूप में उभरे और उन्हें मुगलों का वर्चस्व खत्म कर दिया।